नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। तो लोअर पीसीएस और ग्रुप सी खासकर ग्रेजुएट लेवल के लिए हम मॉडल पेपर डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे। आज हम इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी स्वतंत्रता है जिसका वर्णन हमारी प्रस्तावना में नहीं मिलता है? तो विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता देखने को मिलती है और आर्थिक स्वतंत्रता वहाँ पर देखने को नहीं मिलती है प्रस्तावना में। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना होती है 1953 में। 1953 हमारा सही आंसर हो जाएगा। आप अटेम्प्ट करते हुए चल सकते हैं और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए जो अधिकार है, ये कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन मिलता है? तो ये आर्टिकल जो हमारा राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ, इसमें राइट टू लाइफ आ जाता है और ये आपका आर्टिकल नंबर 21 आता है। तो अनुच्छेद 21 के तहत कोई भी व्यक्ति अपनी मनपसंद के व्यक्ति से विवाह करने का मौलिक अधिकार उसको प्राप्त है। अगला क्वेश्चन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से ले है कि जो डीपीएसपी हैं इनके अधीन निम्नलिखित में से कौन सा एक उपबंध नहीं है? तो डीपीएसपी में जो उपबंध नहीं आता है वो हमें यहाँ से पहचानना है। जैसे देख सकते हैं, पहला उपबंध है कि काम करने का अधिकार बिल्कुल है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था, ये आर्टिकल 45 का सब्जेक्ट हो गया। भारत के सभी लोगों में सामंजस्य, सामान्य सामूहिक भाईचारे की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, तो ये वाला जो प्रोविज़न है ये हमारे डीपीएसपी में नहीं मिलता है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव, ये भी है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह आपका आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है, यानी भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा उसके कार्यकाल से पहले हटाया जा सकता है। और महाभियोग के लिए अगर संविधान का अतिक्रमण करता है राष्ट्रपति तो ही हटाया जा सकता है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है। न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ हमें बताना है। तो न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ होता है विधियों और कार्यपालिक आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार। ये एक तरह से न्यायपालिका का अधिकार है, चाहे वो कोई विधि बनाई है संसद ने या फिर कार्यपालिका के वो आदेश हैं, उनकी संवैधानिकता कि वो संवैधानिक है या संवैधानिक नहीं है, इस पर निर्णय लेने का अधिकार न्यायपालिका को अधिकार है। इसे ही न्यायिक पुनरीक्षण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? अब ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, नहीं है पूछा है, तो खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? तो खरीफ की फसल अगर इनमें से हम देखें तो इनमें से जो है सरसों आपका खरीफ की फसल नहीं है। कपास, मक्का, मूंगफली, ये सारी जो है आपकी खरीफ की फसलें हैं। सरसों जो है आपका ये रबी की फसल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो रबी की फसल है सरसों, गेहूँ। 2 सूचियां दी गई हैं, एक तरफ है समितियां और एक तरफ है आपका कि किससे रिलेटेड वो समिति थी। तो रंगराजन समिति हम जानते हैं कि यह आपका पीएसईएस में शेयरों का निवेश से संबंधित है। नरसिम्हन समिति की अगर बात की जाए, नरसिम्हन समिति हमारी बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से रिलेटेड थी। और केलकर समिति का संबंध आपका कर सुधार से हो जाता है। मल्होत्रा समिति का संबंध है बीमा सुधार से। यानी अगर हम ऑर्डर देखें 3, 4, 1 और 2, तो 3, 4, 1 और 2 जिस भी ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करता है? तो जो औद्योग इंडस्ट्रियल जो श्रमिक हैं उनके लिए
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करने वाली संस्था इनमें से कौन सी है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा इसका श्रम ब्यूरो। श्रम ब्यूरो जो है वो औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करता है। अगला क्वेश्चन है चक्रीय निर्धन वे हैं। चक्रीय निर्धन पहचानने हैं। देखिए चक्रीय निर्धन उन्हें कहेंगे जो कुछ समय तक वो एक तरह से धनी हो जाते हैं, फिर वापस वो निर्धन हो जाते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया को चक्रीय निर्धनता कहते हैं। और जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन होते रहते हैं उन्हें चक्रीय निर्धन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए गलत कथन हमें यहाँ पे चुनना है। तो यहाँ पर अगर देखें आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है, बिल्कुल सही बात है। आरबीआई केंद्रीय एवं राज्य सरकारों का बैंकर भी है, ये भी सही है। आरबीआई देश के विदेशी विनिमय निधि का अभिरक्षक भी है। तो जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है उस निधि का अभिरक्षक भी हमारा आरबीआई ही है, उसी के पास दायित्व होते हैं। और आरबीआई की स्थापना 1949 में हुई थी। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हो जाती है। तो 1 अप्रैल 1935 है, 1949 गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सरकार की संपूर्ण देयता को निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? यानी संपूर्ण देयता को क्या कहा जाता है? संपूर्ण देयता को कहा जाता है आपका फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा कहा जाता है। संपूर्ण देयता को राजकोषीय घाटा भी कहते हैं। उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है? भौगोलिक क्षेत्रफल हमें बताना है कि किस जिले का सबसे अधिक है। तो यहाँ पर अगर देखें हम भौगोलिक क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो इन जिलों में पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है वो पौड़ी गढ़वाल का है और उसके बाद आपका उत्तरकाशी का है। सॉरी, ये क्वेश्चन जो है गलत हो गया है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल चमोली का है और उसके बाद जो है उत्तरकाशी का है। और इन विकल्पों में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा आपका क्या हो जाएगा? उत्तरकाशी का हो जाएगा, पौड़ी गढ़वाल नहीं है। थोड़ा करेक्शन इसमें कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, फिर से 2 सूचियां दी गई हैं। एक तरफ आपके पास संस्थान दिए गए हैं और एक तरफ उनसे रिलेटेड ज़िले दिए गए हैं कि कौन सा संस्थान किस ज़िले में है। अगर हम देखें भारतीय सैन्य अकेडमी यानी इंडियन मिलिट्री अकेडमी आपका देहरादून में स्थित है, यानी ए का आंसर हो जाएगा देहरादून। और बी फूलों की घाटी हम जानते हैं, फूलों की घाटी जो है चमोली जनपद में है। अब भेल और पिंडारी ग्लेशियर आपका बागेश्वर में है और भेल आपका देहरादून में है। भेल आपका हरिद्वार में है, IMA आपका देहरादून में है। तो यानी हमारा हो जाएगा 3 हो जाएगा, फूलों की घाटी 1 हो जाएगा, भेल आपका हरिद्वार हो जाएगा 2 और 4, 3, 1, 2, 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या 2011 है, ये 2011 की जनगणना वाले जनपद हैं। तो 2011 की जनगणना की अगर बात की जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या है आपका हरिद्वार जनपद की और न्यूनतम है आपका रुद्रप्रयाग जनपद की। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। काली व लोहावती नदी के संगम पर कौन स्थित है? तो काली और लोहावती नदी के संगम पर गढ़मुक्तेश्वर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस आंदोलन का प्रारंभिक नारा हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे बनवासी जागे था। तो ये आंदोलन संबंधित है आपका चिपको मूवमेंट से, चिपको आंदोलन से ये संबंधित था। स्वामी विवेकानंद को ज्ञान प्राप्त हुआ था। स्वामी विवेकानंद को ज्ञान प्राप्त किस जगह पे हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा कसार देवी गुफा में स्वामी विवेकानंद को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 1841 ईस्वी में नैनीताल की खोज किसने की थी? तो नैनीताल की खोज की थी पी बैरन ने, यानी पीटर बैरन के द्वारा नैनीताल की खोज की गई थी 1941 में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से किस जनजाति में बैठाण विवाह
की प्रथा प्रचलित है। तो ब से बैठान और बा से बुक्सा जनजाति को ध्यान रखना है। तो बुक्सा जनजाति में प्रसिद्ध है आपका बैठान विवाह, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? कई बार रिपीट हो चुके हैं ये क्वेश्चन। और पाताल तोड़ कुओं की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। उत्तराखंड राज्य की सीमा कुल कितने भारतीय राज्यों से लगती है? तो भारतीय राज्यों की अगर बात की जाए तो कुल केवल 2 राज्यों से भारतीय राज्यों से सीमा लगती है उत्तराखंड स्टेट की। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार जिले में स्थित हर की पौड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो हर की पौड़ी का निर्माण किसने किया था? ये किया था आपका राजा विक्रमादित्य ने। तो हर की पौड़ी की स्थापना का श्रेय जाता है राजा विक्रमादित्य को। कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक, तो कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जो है आपका यह अमोघ भूति था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हर्ष के समय वैनसांग ने उत्तराखंड की यात्रा की थी और उसने अपने यात्रा वृत्तांत में इस राज्य को क्या कहा? तो इस राज्य को ब्रह्मपुर कहा था, पोली हिमो पुलू उसने कहा था, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला, तो पुरुष साक्षरता में भी आपका देहरादून पहले नंबर पर है। उत्तराखंड राज्य में कुल कितनी राज्यसभा सीटें हैं? तो केवल 3 हमारे पास राज्यसभा सीटें हैं और 5 हमारे पास लोकसभा सीटें हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पहचानना है इनमें से कि कौन सा सही से सुमेलित नहीं है। बांदीपुर, और इसके अलावा बांदीपुर कर्नाटक में है। बन्नेरघट्टा भी ध्यान रखिएगा, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क भी आपका कर्नाटका में है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका असम राज्य में स्थित है। पेरियार आपका केरला से रिलेटेड है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। सिमलीपाल की अगर बात की जाए तो सिमलीपाल जो है उड़ीसा में है, न कि मध्य प्रदेश में। तो उड़ीसा में स्थित है आपका सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा। मीथेन निम्न में से किससे निकलती या उत्सर्जित होती है? तो मीथेन की अगर बात की जाए तो मीथेन निकलती है, केवल धान के खेतों से भी निकलती है और दीमक की बॉम्बी से भी निकलती है, यानी दोनों ही ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानेतर संस्था है? संवैधानेतर संस्था की बात की जा रही है और संवैधानेतर संस्था की अगर बात की जाए तो ये इनमें से अगर देखें, संवैधानेतर का मतलब है कि जिसका वर्णन संविधान के किसी भी आर्टिकल में देखने को नहीं मिलता है। तो संविधान में जिसका कहीं कोई जिक्र ना हो उसे संवैधानेतर संस्था कहा जाता है। जैसे संघ लोक सेवा आयोग संविधान में वर्णन है, प्रॉपर आर्टिकल में। वित्त आयोग 280 आ गया, निर्वाचन आयोग आ गया आपका 324। तो ये सारे जो हैं ये संवैधानिक निकाय हैं। और संवैधानेतर निकाय की अगर बात की जाए तो इनमें से नीति आयोग है। नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके की गई और 1 जनवरी 2015, तो 2015 से आपका नीति आयोग लागू हो गया। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। संसद संशोधन तो कर सकती है, लेकिन क्या क्या इसमें प्रोविज़न है वो हमें यहाँ पर पहचानना है। ऑप्शन है अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा 2/3, 3/4 या 1/3। सही आंसर हो जाएगा जितने भी सदस्य हैं उनके साधारण बहुमत के द्वारा आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? द्वितीयक प्रदूषक की अगर बात की जाए तो इनमें से अगर देखें तो ये प्राइमरी हो गया, स्मॉग जो है इनमें से सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। निम्नलिखित में से क्या कीटों से प्राप्त नहीं होता है? यानी इंसेक्ट्स जो हमारे हैं उनसे क्या प्राप्त नहीं होता है? रेशम का कीट होता है, शहद मधुमक्खी से प्राप्त होता है, लाख भी इससे प्राप्त होती है। लेकिन मोती जो है, पर्ल की अगर बात की जाए तो पर्ल जो है आपका ये कीटों से प्राप्त नहीं होता है। ये तो एक तरह का सी एनिमल माने जाते हैं।
निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग हमें पहचानना है। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग की अगर बात की जाए तो ये हमेशा मीथेन होती है, प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया था? तो स्वतंत्र मंत्रालय महिला और बाल विकास के लिए इसकी स्थापना की गई थी 1985 में। अगला क्वेश्चन है, हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो ये आपका हाथी गुम्फा अभिलेख जो है खारवेल से संबंधित है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? अगर देखें, संथाल विद्रोह 1855 में होता है, सही सुमेलित है। कोल विद्रोह 1831 के लगभग ही होता है। और खासी विद्रोह, गारो खासी जयंतिया जो मेघालय में जनजातियां हैं, 1829 से 1833 में खासी विद्रोह होता है। और अहोम या असम विद्रोह की बात की जाए तो ये 1828 में होता है, यानी हमारा ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? ग्रामीण रोजगार का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी सबसे बड़ा कार्यक्रम माना जाता है। और आंसर आपका हो जाएगा मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी स्कीम। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फिर से हमें चुनना है कि कौन सा युग्म इनमें से सही सुमेलित नहीं है। तो अगर देखें, पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदियों के बीच ही है। और कुमायूं हिमालय जो है ये आपका सतलज और काली नदियों के बीच में है। नेपाल हिमालय की अगर बात की जाए तो ये काली और तीस्ता नदियों के बीच में होगा। और असम हिमालय की बात की जाए तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट मैच्ड है। निम्नलिखित में से किस जनपद में हिल जात्रा लोक नाट्य का आयोजन होता है? हिल जात्रा लोक नाट्य का आयोजन होता है आपका, इनमें से अगर बात की जाए तो ये पिथौरागढ़ में आयोजित होती है हिल जात्रा। उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान से प्राचीन शिलालेख? तो ये आपका कालसी से मिले हैं प्राचीन शिलालेख। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें डाइटम पंख पाए जाते हैं? डाइटम पंख जो है हमेशा ये आपके उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं। निम्न में से कौन ओपेक का सदस्य नहीं है? ओपेक का सदस्य हमें चुनना है कि कौन सा इनमें से ओपेक का सदस्य नहीं है। तो अगर बात की जाए, ईरान भी है, इराक, कुवैत है, ऑस्ट्रेलिया इनमें से ओपेक का सदस्य नहीं है। बांग्लादेश में प्रवेश उपरांत यानी प्रवेश करने के बाद गंगा नदी का नाम क्या कहलाता है? तो इसके बाद गंगा नदी का नाम पद्मा हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष हमेशा केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। खाद्य सुरक्षा और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की अगर बात की जाए तो ये कब शुरू किया गया था? तो स्टार्टिंग फेज पूछा गया है, 2007-8 में जो है ये लॉन्च हुआ था। खुले बाजार की क्रियाएं निम्न में से किस नीति की विशेषता है? खुले बाजार की क्रियाएं जो हैं वो किस नीति की विशेषता है इनमें से? तो यह आपका मौद्रिक नीति की विशेषता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर वायरस होता है तो एक विनाशक प्रोग्राम, उपयोगी प्रोग्राम, फायरवॉल या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा विनाशक प्रोग्राम होता है कंप्यूटर वायरस। निम्न में से कौन हार्डवेयर नहीं है? तो ये बताना है कि इनमें से हार्डवेयर कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखें, चुंबकीय टेप हम देख सकते हैं, छू भी सकते हैं, प्रिंटर भी ऐसा ही है। असेंबलर जो है ये कोडिंग से रिलेटेड है, भाषाओं के ट्रांसलेशन से रिलेटेड है, इसलिए असेंबलर जो है एक तरह का सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, ये हार्डवेयर नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो 53,483 वर्ग किलोमीटर उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल है। उम्मीद है वीडियो आपके आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा। और हमारे किसी भी तरह के कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम प्राइस एटलीस्ट मोबाइल रिचार्ज के रेट पे आपको कंप्लीट कोर्सेज मिलेंगे। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।